कैसे हो भाई लोग दीदी लोग। आज पुनीत सर की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, फॉर्मेशन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन कैसे होता है। इसमें हम देखते हैं कि ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाने का यूनिट है न्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की यूनिट क्या होती है? न्यूक्लियोटाइड होती है, जो इस डायग्राम में दिखाई गई है। अब यहां पर देखिए, जो लाइट ग्रीन कलर का है N लिखा हुआ है, ये नाइट्रोजनस बेस है, जिसने लाइट ब्लू कलर में जो शुगर है उसके साथ मिलकर ये न्यूक्लियोसाइड बनाता है। न्यूक्लियोसाइड लाइट रेड कलर के अंदर फॉस्फेट ग्रुप है, उसके साथ मिलकर के क्या बनाती है? न्यूक्लियोटाइड बनाती है। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड है जिसमें 3 कंपोनेंट हैं, फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजनस बेस। अब इसकी शुगर के C3 कार्बन पे OH ग्रुप होता है। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाने में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल पैदा करता है, और ये क्या करता है? नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट ग्रुप के साथ जुड़ता है। नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के फॉस्फेट ग्रुप के साथ ये यहां पे जुड़ेगा और क्या बना देगा? एक बॉन्ड बना देगा जिसे हम कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। यानी फॉस्फेट ग्रुप के OH और इस OH के बीच में से क्या होगा? डिहाइड्रेशन हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और क्या हो जाएगा? यहां पर अब एक नया बॉन्ड बन जाएगा। इस बॉन्ड को कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है, ये रिएक्शन का नाम क्या है? डिहाइड्रेशन रिएक्शन। पानी निकल गया और अब ये नया बॉन्ड बन गया है। अब यहां पर ये दोनों जुड़ जब गए हैं, ठीक है, अब इसे क्या करेंगे? ये जो बॉन्ड है ये बनेगा 3-5 PDEL फॉस्फोडाइएस्टर लिंक, और इस तरह से अब ये जो स्ट्रक्चर बनी इसे कहते हैं डाइपेप्टाइड। अब यहां पर आप देखिए, जो फॉस्फेट है जो शुगर के 5 कार्बन पे है, इसको इसका 5 एंड कहते हैं, और जो C3 वाला OH है उसे इसका 3' एंड कहते हैं। लेकिन 3' एंड अब खत्म हो चुका है, 3' एंड आगे खिसक गया। ठीक है, इस तरह से लगातार जैसे जैसे न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाते हैं 3' एंड आगे खिसकता जाता है। इसका मतलब जो नई पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनेगी उसका डायरेक्शन क्या होगा? 5' to 3'। ठीक है, 5' to 3' डायरेक्शन में ये बढ़ती जाती है। यहाँ पर आप एक नई पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को देख रहे हैं जिसमें बहुत सारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड हैं, और इसमें जो P एंड है वो है 5 एंड, और जो शुगर का OH एंड है वो है इसका 3' एंड। तो ये है एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जो आपस में किससे बनती है? फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज से बनती है। फॉस्फेट और शुगर के बीच में लिंकेज होने से बनती है, और इस लिंकेज का नाम क्या है? फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। यहां पर हमें दिख रहा है कि जो मेन बैकबोन या मेन जो है चेन का पार्ट वो है फॉस्फेट और शुगर। इसीलिए फॉस्फेट और शुगर को हम बैकबोन ऑफ DNA या बैकबोन ऑफ न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, और नाइट्रोजनस बेस शुगर के साथ एक जो एक कह सकते हैं ज्वेल की तरह जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कैसे बनती है। अब हम देखते हैं जो न्यूक्लियोटाइड से जुड़े हुए या न्यूक्लिक एसिड से जुड़े हुए कुछ लॉज। नॉन जेनेटिक न्यूक्लियोटाइड में क्या होते हैं? नॉन जेनेटिक न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं ऐसे न्यूक्लियोटाइड जो जेनेटिक रूल नहीं करते, DNA RNA नहीं बनाते, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन नहीं बनाते। इनमें आते हैं ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो कि एनर्जी करेंसी है, और NADP निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। इन दोनों को हम नॉन जेनेटिक न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ठीक है, चलिए अब वापस से आते हैं अपने किस पर? जो न्यूक्लिक एसिड से जुड़े हुए लॉज पर। पहला लॉ है लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस। ठीक है, इसे लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंटेरिटी भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है प्यूरीन बाइंड्स विद पिरामिडीन बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। इसे बेस पेयरिंग भी कहते हैं। ठीक है, यानी ये क्या बताता है? ये बेस पेयरिंग को बताता है। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, ये कहता है कि प्यूरीन किससे जुड़े होते हैं? पिरामिडीन से जुड़े होते हैं, और किससे जुड़े होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड बना के। ठीक है, इसे हम बेस पेयरिंग कहते हैं। ठीक है, तो अब हम प्यूरीन की बात करें। प्यूरीन जो थे, 2 थे, प्यूरीन सिस्टर्स थी, 2 एडेनिन ग्वानिन, जिनको लोग AG कह के छेड़ते थे। AG, A फॉर एडेनिन, G फॉर ग्वानिन।
ठीक है। इनको छेड़ता कौन था? इनको दो लड़के छेड़ते थे, पिरामिडिन ब्रदर्स, ठीक है। और स्कूल से इसी कारण उनको टीसी काट दी उनकी, ठीक है। टीसी, टी फॉर थायमिन, सी फॉर साइटोसिन, तो उनकी टीसी काट दी स्कूल से। क्यों? क्योंकि वो प्यूरिन सिस्टर्स को एजी कह के छेड़ते थे। अब जब ये लड़के लड़कियां बड़े हुए तो अब इनकी आपस में शादी भी करानी है। तो बड़ी लड़की, पहले लड़की कौन सी? एडिनिन, बड़ी एडिनिन है और छोटी है ग्वानिन, ठीक है। उधर बड़ा लड़का कौन सा है? बड़ा लड़का है थाइमीन और छोटा कौन सा है? साइटोसिन। अब बड़े लड़की की शादी बड़े लड़के से होगी, यानी एडिनिन का बॉन्डिंग किसके होगा? एडिनिन की पेयरिंग किससे होगी? थाइमीन से होगी, ठीक है। और इसकी शादी में इसने 2 बार कबूल बोला, यानी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बने। और ग्वानिन और की जो शादी हुई किससे हुई? साइटोसिन से हुई। और इन्होंने क्या किया? 3 बार कबूल बोला, यानी कि 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बने। यानी एडिनिन जो है थाइमीन के साथ जुड़ता है और क्या बनाता है? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जबकि ग्वानिन साइटोसिन के साथ जुड़ता है और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ठीक है। लेकिन डबल स्ट्रैंड आरएनए जो होता है उसके अंदर एडिनिन क्या होता है? यूरेसिल के साथ जुड़ता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि एडिनिन और थाइमीन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। फिर ध्यान रखना, डबल बॉन्ड नहीं है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। एक एडिनिन, पहला जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो एडिनिन की पहली पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, ठीक है, 1 और थाइमीन की 3rd पोजीशन के बीच बनता है। दूसरा जो बॉन्ड है, वो दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड है, वो एडिनिन की 6th पोजीशन और थाइमीन की 4th पोजीशन में के बीच में बनता है। अब आते हैं ग्वानिन और साइटोसिन की बात करें तो ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में पहला बॉन्ड है वो ग्वानिन के 1st पोजीशन और साइटोसिन की भी 1st पोजीशन के बीच में बनता है। दूसरा जो बॉन्ड है वो ग्वानिन की 2nd और साइटोसिन की 6th पोजीशन के बीच बनता है। और 3rd जो बॉन्ड है वो ग्वानिन की 6th और साइटोसिन की 2nd पोजीशन के बीच में बनता है। तो लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस को अगर समझना है तो सिंपल सी इतनी सी बात है कि एडिनिन थाइमीन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ता है और ग्वानिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ता है। इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। ए 2 हाइड्रोजन बॉन्ड T और G 3 हाइड्रोजन बॉन्ड C, दैट्स ऑल। इसके अलावा लॉ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस में कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप जब भी एक बात ध्यान रखना, जब भी एडिनिन लगाएंगे तो उसके सामने कोई दूसरा नहीं लगाना। पति के साथ में पत्नी को ही बिठाना है और किसी को नहीं बिठाना है, ठीक है। साली को नहीं बिठा देना, देवर को नहीं बिठा देना, भाई को नहीं बिठा देना, बहन को नहीं बिठा देना। पति के साथ पत्नी को ही बिठाना है। एडिनिन के साथ थाइमीन को, थाइमीन के साथ एडिनिन को, ग्वानिन के साथ साइटोसिन को, साइटोसिन के साथ ग्वानिन को, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं चारगाफ रूल। चारगाफ रूल या चारगाफ प्रिंसिपल जो है वो इरविन चारगाफ ने दिया था 1950 के अंदर, ठीक है। और ये भी बहुत आसान है, ठीक है। अब क्योंकि हमारे जो बॉन्ड्स हैं, ठीक है, ये किस पे काम करता है? ये डबल स्ट्रैंड न्यूक्लिक एसिड पे ही काम करता है, जो कि जनरली डीएनए होता है, ठीक है। क्लियर है? ये जो अभी हम जो लॉ पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे डबल स्ट्रैंड पे ही काम करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर आता है चारगाफ रूल। चारगाफ ने दिया था 1950 में, दिया था इरविन चारगाफ ने दिया था, ठीक है। इनके हिसाब से जितने पिरामिडिन होते हैं उतने ही प्यूरिन होते हैं, ठीक है। यानी पहला लॉ ये क्या कहता है? इसके 3 पॉइंट है, तीनों पॉइंट याद रखने हैं। पिरामिडिन इक्वल्स टू प्यूरिन, एडिनिन इक्वल्स टू थाइमीन, ग्वानिन इक्वल्स टू साइटोसिन। पहला पॉइंट याद रहेगा कि कौन किसके बराबर है? पिरामिडिन किसके बराबर है? प्यूरिन के बराबर है। एडिनिन किसके बराबर है? थाइमीन के बराबर है। ग्वानिन किसके बराबर है? साइटोसिन के बराबर है, ठीक है। चलिए अब दूसरा पॉइंट है, पिरामिडिन और प्यूरिन का रेशियो 1 होता है, ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर है ना। एडिनिन और थाइमीन का रेशियो भी 1 होता है क्योंकि दोनों बराबर है ना। और ग्वानिन और साइटोसिन का रेशियो भी 1 होता है क्योंकि दोनों बराबर हैं। अब तीसरा पॉइंट आता है एडिनिन प्लस थाइमीन अपॉन ग्वानिन प्लस साइटोसिन, यानी एडिनिन प्लस थाइमीन और ग्वानिन और साइटोसिन का रेशियो है वो, या एडिनिन और ग्वानिन का रेशियो है वो, या थाइमीन और साइटोसिन का रेशियो है वो, ये हमेशा स्टेबल होता है और इसे बेस कांस्टेंट कहते हैं। बेस कांस्टेंट जो होता है हर एक स्पीशीज का अलग होता है, स्पीशीज वेरीफाई करता है ये, ठीक है। तो इसीलिए याद रखना है आपको कि जो बेस कांस्टेंट है हर स्पीशीज का अलग होता है। तो चारगाफ रूल के अंदर कितने पॉइंट हैं? सिर्फ 3 ही पॉइंट हैं कि पिरामिडिन इक्वल्स टू प्यूरिन, ठीक है, पहली बात, ठीक है। इसमें एडिनिन इक्वल टू थाइमीन और ग्वानिन इक्वल्स टू साइटोसिन भी होगा।
इसके बाद दूसरा पॉइंट कौन सा है, पिरामिडीन और प्यूरिन का रेशियो कितना है, 1 है। एडेनिन थाइमिन का रेशियो कितना है, 1 है। ग्वानिन साइटोसिन का रेशियो भी 1 है। ठीक है, फिर ये बताता है तीसरा पॉइंट, एडेनिन प्लस थाइमिन, ग्वानिन प्लस साइटोसिन, ये इसका रेशियो क्या होता है, इसको बेस कांस्टेंट भी कहते हैं। तो ये 3 पॉइंट इसमें आपको याद रखने हैं। इसके बाद आता है अगला, लॉ ऑफ एंटी पैरेललिटी, ठीक है, या एंटी पैरेलल पोलरिज्म। ठीक है, अब ये क्या चीज होती है, एंटी पैरेललिटी क्या होती है? एंटी पैरेललिटी का मतलब होता है जो डबल स्ट्रैंड न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं, चाहे डीएनए हो या डबल स्ट्रैंड आरएनए हो, ठीक है, तो डबल स्ट्रैंड न्यूक्लिक एसिड होते हैं, उनकी एक खास बात होती है कि उनके अंदर जो दोनों पीएनसी हैं वो एक साथ पैरेलल चलती हैं, लेकिन उनकी डायरेक्शन जो होती है वो एक दूसरे से अपोजिट होती है, एक दूसरे से अलग होती है। ठीक है, एक जो है, अगर एक स्ट्रैंड है 3 to 5 डायरेक्शन में, तो दूसरा कौन से डायरेक्शन में होगा, 5 to 3 डायरेक्शन में होगा। ये क्या है, एंटी पैरेललिटी है। इसको यहां पे डायग्राम से समझिए कि जो ये डायग्राम है इसमें दिख रहा है एक स्ट्रैंड है 3 to 5, दूसरा है 5 to 3। 3 to 5 स्ट्रैंड को हम क्या कहते हैं, एंटी सेंस स्ट्रैंड या टेम्पलेट स्ट्रैंड भी कहते हैं। ठीक है, 3 से 5 3 प्लेट, ठीक है, और 5 to 3 स्ट्रैंड को कहते हैं सेंस स्ट्रैंड, ठीक है, या कोडिंग स्ट्रैंड भी कहते हैं। टेम्पलेट स्ट्रैंड एक्चुअली आरएनए के लिए टेम्पलेट का काम करता है। आरएनए जब बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है तो टेम्पलेट का काम करता है। ठीक है, इस पर आरएनए बनेगा। ठीक है, ओके, इसके जो जितने भी न्यूक्लियोटाइड होंगे उसके अकॉर्डिंग आरएनए बन जाएगा। ठीक है, और कोडिंग स्ट्रैंड जो होता है उसकी जो भी न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस होता है वही न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस कैसा होता है, आरएनए का भी होता है। यानी इसकी जो कोडिंग होती है और आरएनए कोडिंग एकदम सेम होती है। बस फर्क क्या होता है, इसमें थाइमिन होगा और वहां पर साइटोसिन होगा। ठीक है, अगर आप भूल जाते हैं बार बार कि कौन सा 3 to 5 में और 5 to 3 में कौन सा सेंस है और कौन सा एंटी सेंस है, तो याद रखिए 5 = 5 S जैसा दिखता है और 3 E जैसा दिखता है। तो सेंस स्ट्रैंड खुद कहता है कि मैं तो 5 to 3 हूं। ठीक है, क्योंकि 5 कैसा दिख रहा है, S कैसा दिखता है 5 जैसा, और E कैसा है उल्टे 3 जैसा। ठीक है, तो ये याद रहेगा आपको। चलिए अब थोड़ा डीएनए की फिजिकल स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। डीएनए की स्ट्रक्चर को देखें तो डीएनए के अंदर, डीएनए क्या होता है, कॉइल्ड होता है। डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है, कॉइल्ड होता है, और इसके अंदर क्या होती है, कॉइलिंग जो होती है थोड़ी सी टेढ़ी होती है। इस वजह से जो कॉइलिंग होती है तो दोनों तरफ से ग्रूव्स बराबर नहीं बनते, एक तरफ गहरा खड्डा बनेगा, दूसरी तरफ छोटा खड्डा बनेगा। जो गहरा ग्रूव बनता है, जो गहरी स्लिट होती है उसे मेजर ग्रूव कहते हैं, और जो छोटी वाली ग्रूव होती है उसे माइनर ग्रूव कहते हैं। अब डीएनए के एक कॉइल के अंदर, जब डीएनए क्या है, कॉइल्ड होता है ना, तो एक कॉइल के अंदर, एक टर्न के अंदर जो है 10 बेस पेयर होते हैं। जो बेसिक डीएनए होता है, जो हम जनरली डीएनए होता है, उसमें एक कॉइल में एक टर्न के अंदर 10 बेस पेयर होते हैं। और इस एक कॉइलिंग की लंबाई जो है, साइज जो होता है वो 34 एंगस्ट्रम होता है। ठीक है, तो इसका मतलब दो बेस पेयर के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी, 3.4 एंगस्ट्रम। दो बेस पेयर के बीच कितनी डिस्टेंस हो सकती है, 3.4 एंगस्ट्रम हो सकती है। ठीक है बेटे, ये बात समझ में आ गई आपको। चलिए अब देखते हैं डीएनए की चौड़ाई की बात करें। तो डीएनए की चौड़ाई की बात करें तो ये कितना होता है, ये 20 एंगस्ट्रम चौड़ा होता है। 20 एंगस्ट्रम चौड़ा होता है। 20 एंगस्ट्रम जो है, इससे भी अगर छोटी यूनिट हमें यूज करनी है, ठीक है, तो हमारे पास वो भी है, वो होती है नैनोमीटर। ये 1 नैनोमीटर 0.1 एंगस्ट्रम के बराबर होता है। पर चलो ठीक है, अभी हमें इतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। यहां पर आपका बेसिक जो है न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन और डीएनए से या डबल स्ट्रैंड न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड 3 लॉ हमने किए। कौन कौन से, एंटी पैरेलल, दूसरा चारगाफ लॉ और तीसरा कॉम्प्लीमेंट्री लॉ। ठीक है, दैट्स ओके। कोई भी प्रॉब्लम या डाउट होने पर मुझे यहां कांटेक्ट करें। टिल देन कीप योर बॉडी स्ट्रांग, माइंड स्ट्रांग एंड स्टडी स्ट्रांग।